हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड प्लॉट को बनाने का तरीका, मतलब कैसे बोर्ड प्लॉट बनाया जाता है। तो कंस्ट्रक्शंस रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहला रूल आपके पास आता है, जो भी आपको सिस्टम दिया हुआ है आप इसको स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मेट में बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया एक बोर्ड प्लॉट जिसकी वैल्यू थी गेन की 10s। मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं और यहां पर था लाइक s+2 और s+3 फॉर एग्जांपल। ठीक है, आप जब इसको स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मेट में बनाते हैं तो आपको करना क्या होता है, इसको 1+st की फॉर्मेट में बनाना होता है। 1+st इसको बोलते हैं आप स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मेट। ये टाइम यहां पर आ रहा है, मतलब जो s है इससे मल्टीप्लाई में कौन हो रहा है, टाइम, और यही आपको करना है। तो s से मल्टीप्लाई में चीजें चाहिए और जो अगली डिजिट है उसको सिंगल 1 से रिप्लेस करेंगे। तो अगर मैं इसको ऐसा बनाना चाहूंगा s+2 को, तो यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। तो जब यहां से 2 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 1+s डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली जब मैं यहां पर करूंगा तो यहां से 3 कॉमन लूंगा तो ये भी बन जाएगा 1+s डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर आपका 10s था ही। 3 and 2 6 होता है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि 10/6 और न्यूमरेटर में हो गया s और ये हो गया आपका 1+s/2 एंड 1+s/3। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी से आपको पता चलेगा कि आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, बोर्ड प्लॉट को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल आता है कि कन्वर्ट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इनटू, यहां पर अच्छा एक चीज और, मैंने यहां वर्ड यूज लिया है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। जो भी ट्रांसफर फंक्शन रहेगा वो ओपन लूप रहेगा। ठीक है, आप उसको क्लोज लूप नहीं करेंगे। 1+GSHS करते थे वो नहीं करेंगे। तो सिर्फ ओपन लूप के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपका हो जाता है GSHS। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इनटू टाइम या फिर स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट फॉर्म, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में बता दिया कि किस तरीके से आप स्टैंडर्ड टाइम फॉर कांस्टेंट में इसको लेकर के आएंगे। तो ये होता है 1+st। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं t की बात करूं कि t की वैल्यू क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में t की वैल्यू क्या है, तो s के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, s इंटू 1/2। ये 1/2 ही आपका t है। ऐसे ही यहां पर है 1/3, तो यहां पर हो जाएगा आपका जो टाइम रहेगा वो क्या आ जाएगा, 1/3, 1/2, 1/3। और यहां पर आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका ओपन लूप गेन है, 10/6 जो भी आएगा वो आपका ओपन लूप गेन हो जाएगा। फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल ये बोलता है रिप्लेस s बाय j ओमेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, GSHS इज इक्वल्स टू, यही ले लेता हूं, 10s अपॉन s+2 मल्टीप्लाइड विद s+3। तो आपको हर किसी को, हर s को j ओमेगा से रिप्लेस कर देना है। gj ओमेगा hj ओमेगा इज इक्वल्स टू 10 j ओमेगा, और इसको आपने स्टैंडर्ड टाइम कांस्टेंट में लाया था तो 3 और 2 कॉमन लेकर के 6 मैंने बाहर निकाल लिया था। ये हो जाएगा 1+j ओमेगा बाय 2 एंड 1+j ओमेगा बाय 3। ये आपका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को मैंने जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट आपका बोलता है फाइंड द कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। फाइंड द कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। अब कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, सेम उसी क्वेश्चन को उठाते हैं जो हमने पहले अभी एग्जांपल लिया, यही वाला। इसको मैंने टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके इस तरीके से लिख लिया। आगे यहीं लिख लेता हूं मैंने इसको टाइम कांस्टेंट में बनाया था। ये आया था 10s डिवाइडेड बाय 6, 1+s/2 एंड 1+s/3। और टाइम कांस्टेंट फॉर्म क्या होती है, 1+st की फॉर्मेट में बनाना, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये एग्जांपल मैंने सिर्फ न्यूमरेटर में ऐसा लिया, ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर में इसको करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में लिया है, अगर न्यूमरेटर के अंदर भी ये कुछ इस तरीके का एक और यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि ये होता लाइक s+5, तो यहां पर भी आपको 5 कॉमन लेना होता है और इसको 1+st की फॉर्म बनाना होता है। मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में दोनों में 1+st की फॉर्म आपको बनानी पड़ेगी।
ठीक है, अब वापस चलते हैं अपन अपने पॉइंट पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब मैंने इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखा तो टाइम कांस्टेंट फॉर्म क्या होती है? 1 प्लस एस टी। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल भी लिख के दिखाया था कि न्यूमरेटर में 1 प्लस एस टी ऐसे चल रहा था और नीचे भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस एस टी की फॉर्मेट में ही चल रहा था। ठीक है, तो हर किसी को इसमें कन्वर्ट कर दिया। जहां पर टी क्या है, अगर इसको मैं 1 प्लस एस टी से कंपेयर करूं तो टी की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। 1/2 तो टाइम है और मुझे क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। और हमें पता है कि टाइम फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। तो अगर मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी चाहिएगी ओमेगा, तो मैं क्या करूंगा? इसके टाइम को अपोजिट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर मेरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? तो टाइम तो है 1/3, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/1/3, दैट मीन्स 3। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट हुआ कि फाइंड द कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के बाद आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। एंड अरेंज these frequencies into ascending order on बोर्ड प्लॉट। बोर्ड प्लॉट के ऊपर आप क्या करेंगे? इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे। ठीक है, वापस से एक बार मैं बोर्ड प्लॉट के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। बोर्ड प्लॉट में वही एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस क्या होता है? जहां पर आपको फ्रीक्वेंसीज बनानी होती है, ओमेगा। वाई एक्सिस क्या होता है? ये होता है 20 log mod ऑफ जी एच। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ही रखेंगे तो जी एच ही रखेंगे। यहां मैं बार बार एस एस नहीं लिख रहा क्योंकि इक्वेशन बहुत बड़ी हो जाती है। ये जी एस एच एस ही है, जहां पर एस को हमने जे ओमेगा से रिप्लेस कर रखा है, तो ये जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा ही है। मैं बार बार अब वापस से एस और जे ओमेगा यहां पर नहीं लिखूंगा। अंडरस्टूड है कि यहां पर आता ही आता है। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट। अगर इसी को मैं फेज प्लॉट के बारे में बात करूंगा तो एक्स एक्सिस वही रहेगा और आपका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ जी एच, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बात कर रहा था कि जो भी आपकी फ्रीक्वेंसीज निकली, लाइक फ्रीक्वेंसी निकली आपकी 2 और ये क्या है? नीचे है, डिनोमिनेटर पार्ट में है, तो ये पोल हुआ, तो मैंने यहां पर 2 बना दिया। सिमिलरली एक फ्रीक्वेंसी मेरी निकली है 3, ये भी पोल पे है, सॉरी ये भी पोल है। दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है 3, ये भी मैंने आपको यहां बना दिया, तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैंने यहां पर बना दी हैं। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको बनाना है, तो छोटा इधर हो गया, बड़ा इस तरफ हो गया। और वैसे भी बोर्ड प्लॉट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेमी लॉग ग्राफ शीट पे बनाया जाता है। और सेमी लॉग ग्राफ शीट क्या होती है? जिसमें जो पहली लाइन होती है और उसके बाद जो बड़ी दूसरी लाइन होती है। जैसे हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ तो क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस तरीके से। ग्राफ में सारी लाइंस क्या होती हैं? एकदम बराबर रहती हैं। लेकिन सेमी लॉग ग्राफ शीट में ऐसा नहीं होता है। पहले लाइंस थोड़ी डिस्टेंस पे रहती है और उसके बाद वापस से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो पास आती जाती है। तो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, इस ब्लॉक से इस ब्लॉक तक पहुंचने में 10 का डिफरेंस होता है। तो अगर ये 0.1 रहेगा तो ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा तो ये 10 रहेगा, 10 रहेगा तो ये 100 रहेगा, 100 है तो 1000 है। इस तरीके से सेमी लॉग ग्राफ शीट पे हम इसको थर्ड पॉइंट को बनाते हैं। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है एंड देन उसको अरेंज कर देना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 आपको डिस्क्राइब करता है कि जो आपको स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी लेनी है ना, उसको आप क्या लेंगे? तो कंसीडर स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं ओमेगा से दर्शाता हूं, उसको हमेशा हम क्या लेकर के चलेंगे? 0.1 रेडियन पर सेकेंड, या फिर मैं बोल दूंगा 1/10th पार्ट। ठीक है, 1/10th ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्स एक्सिस पे आप बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोर्डे प्लॉट जहां से चालू होता है उस पॉइंट की वैल्यू हो जाती है 0.1, उसके बाद आगे चल के आप बनाते रहते हैं। तो यहां पर 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं बोर्ड प्लॉट को। सबसे पहले किसको? फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, 0.1 फ्रीक्वेंसी को। ये फिक्स है, तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 अब आपको बोलता है, अब आपको बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करना है। सारी चीजें आप निकाल चुके हैं, तो यहां पर आ जाएगा ड्रॉ मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट। तो आप यहां पर मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का प्लॉट बनाएंगे। पार्ट नंबर 6 ड्रॉ फेज बनाते हैं आप। ठीक है, फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट। तो एक आप मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाएंगे और एक आप फेज प्लॉट बनाएंगे, दोनों प्लॉट को बनाएंगे। अब बात आती है कि आपने सर बोर्ड प्लॉट के बारे में बता दिया, ये बता दिया कि ये बनना कैसे है, इसका यूज क्यों कर रहे हैं? तो इसका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकें। तो यहां पर एक नई चीज आ जाती है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बाय बोर्ड प्लॉट। बोर्ड प्लॉट जब स्टेबिलिटी बताता है तो 3 तरीके की स्टेबिलिटी ये बता सकता है कि या तो आपका सिस्टम स्टेबल होगा, या फिर आपका सिस्टम
मार्जिनली स्टेबल होगा या फिर आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो बोर्ड प्लॉट बनाया है, ये तो पता चला नहीं कि किस तरीके से होगा। बिल्कुल अभी पता चलेगा। जब हम बोर्ड प्लॉट बनाते हैं तो हमें कुछ चीजें पता चलती हैं। वो क्या क्या चीजें पता चलती हैं मैं वो बताता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर पता चलता है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, ओमेगा जीसी से। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, 0 dB हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बोर्डे प्लॉट इस तरीके से बनाया जहां पर ऐसे था इस तरीके से चल रहा है और लास्ट में आकर के वो 0 हो गया। तो ये मेरी क्या थी, 0 dB वाली लाइन थी। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लॉट की बात कर रहा हूं, फेज प्लॉट की नहीं, मैग्नीट्यूड प्लॉट की। मैग्नीट्यूड प्लॉट में ये 0 dB की लाइन थी और ये टच कर गया एकदम यहां पर 0 पे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ओमेगा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज विच फ्रीक्वेंसी इन दैट जो आपका बोर्ड प्लॉट है, मैग्नीट्यूड बोर्ड प्लॉट, वो 0 dB वाली लाइन को क्या कर जाए, कट कर जाए। जैसे ही वो कट करेगा तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि ये एक्सेस क्या था, ओमेगा का एक्सेस था, ये मैग्नीट्यूड का एक्सेस था, तो यहां पर जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी ओमेगा जीसी कहलाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जिसको आप ओमेगा पीसी से डिनोट करते हैं। ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जहां पर फेज प्लॉट, अब मैं किसकी बात करूंगा, फेज प्लॉट की। तो यहां पर ये जो अब हो जाएगा आपका, ये फेज हो जाएगा, एंगल ऑफ जीएच, और ये जो है आपका ओमेगा है। तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीसी इज डिनोटेड बाय ओमेगा पीसी। ठीक है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इसको हम बोलते हैं। और ये होती क्या है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे आपका फेज प्लॉट जिस तरीके से भी चल रहा है, मुझे नहीं पता, जब वो किसको कट कर जाएगा, -180 डिग्रीज को। तो जब आपका फेज प्लॉट -180 डिग्रीज को कट कर गया तो वहां पर आप क्या बोलेंगे कि यही फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो कट किया है, यही फ्रीक्वेंसी आपकी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीसी कहलाती है। अब ये कैसे पता चला कि इससे सिस्टम स्टेबल है या नहीं, बिल्कुल पता चलेगा जब आपने ये दो चीजें, क्योंकि जब आप बोर्ड प्लॉट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो कट करेगा, इसको 0 dB वाली लाइन को भी कट करेगा और 180 डिग्री वाली लाइन को भी, -180 डिग्री वाली लाइन को भी कट करेगा। और जैसे ही कट करेगा तो वही आपकी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब होगा क्या, जो आपका ओमेगा पीसी है अगर वो बड़ा हो गया ओमेगा जीसी से, तब आप बोलेंगे कि मेरा सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल सिस्टम हो गया। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपकी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है ओमेगा जीसी से, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से, तब आप बोलेंगे मेरा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल हो गया। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर ओमेगा पीसी कम रह गया है ओमेगा जीसी से, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इफ लेस देन गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, तो आपका सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल सिस्टम। तब आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दो चीजें और हमें फाइंड आउट करने को मिलती हैं। मैंने 4 बताई थी, तो पहला और दूसरा, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता चुका हूं। 2 चीजें और हैं जो हमारे को बोर्ड प्लॉट से ही मिलती हैं। पहला है उसका गेन मार्जिन। गेन मार्जिन, गेन मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, जो भी आपको सिस्टम दिया हुआ है, लाइक आपको GSHS दिया हुआ है। ठीक है, तो S को तो मैंने आपको बताया J ओमेगा से रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा GJ ओमेगा HJ ओमेगा, HJ ओमेगा। अब नाम से पता चल रहा है गेन मार्जिन, तो यहां हम गेन ही निकालने वाले हैं बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, GJ ओमेगा HJ ओमेगा का, उसका जो आंसर आएगा वो निकलेगा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा पीसी पे, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे। अब यहां उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा कि गेन मार्जिन निकालते टाइम हम ओमेगा पीसी मतलब फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, और फेज मार्जिन निकालते टाइम अभी मैं बताऊंगा उसके लिए हम ओमेगा जीसी यूज करेंगे, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और इसकी कुछ वैल्यू आएगी, उसको मैं लिख देता हूं एक्स, यही मेरा गेन मार्जिन है। और इस एक्स का यूज कहां करना है, तो फाइनल जो गेन मार्जिन का फॉर्मूला आता है वो आता है 20 log ऑफ एक्स। इसका जो वैल्यू आएगी ये आएगी डेसिमल के अंदर, डेसिबल, डीबी। अब बात आती है कि सर ये तो ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे, आता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई सिस्टम ऐसा ही तो दिया होगा 1 + ST की फॉर्म में कि 1 +
एस और टी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 मान लीजिए, 5 को भी मैं 1 प्लस 0.2s लिख सकता हूं, इस तरीके से होगा ज्यादा से ज्यादा हद मार के। तो इसको जे ओमेगा से रिप्लेस भी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.2 जे ओमेगा। और मुझे पता है जब भी मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो मैं क्या कर देता हूं, अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजनरी स्क्वायर। तो रियल स्क्वायर है +1 और इमेजनरी स्क्वायर क्या है 0.2 ओमेगा का होल स्क्वायर। जे तो नहीं लोगे ना आप, जे तो इमेजनरी पार्ट है ओमेगा। अब यहां पर जो ओमेगा आया है उसको ओमेगा पीसी रखना है। तो ओमेगा पीसी निकलता कैसे है, तो ओमेगा पीसी निकालने का फॉर्मूला है, सो यू कैन फाइंड ओमेगा पीसी बाय एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा पीसी इज इक्वल्स टू -180 डिग्री। मतलब जब आपको पूरा सिस्टम दिया होगा, मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है GSHS, उसका आप एंगल निकाल लेंगे। एंगल में जो भी जगह ओमेगा आ रहा होगा, जैसे यहां ओमेगा आ रहा है, इस ओमेगा को आप ओमेगा पीसी से रिप्लेस कर देंगे और उसको 180 डिग्री के इक्वल कर देंगे तो आपको ओमेगा पीसी की वैल्यू मिल जाएगी। अब वो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, 2, 5, 10, 200, 250, 600, 3.2, कुछ भी आंसर आ सकता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे चलती है ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर कुछ भी आंसर आएगा, उस आंसर से ओमेगा पीसी से आपको निकालना है मैग्नीट्यूड का उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड। और यहां पर जो भी ओमेगा है उसमें ओमेगा पीसी की वैल्यू डालनी है। वैल्यू आप निकाल चुके हो 5, 10 जो भी आपने निकाली, यहां डालेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उस एक्स को 20 लॉग के आगे कर देंगे। ये आपका गेन मार्जिन कहलाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फेज मार्जिन के ऊपर, जो लास्ट इसका पॉइंट है कि और हमें क्या क्या चीजें इससे मिलती हैं। फेज मार्जिन, अब नाम से पता चल रहा है ये तो फेज से रिलेट करेगा, तो फेज मार्जिन को हम डिनोट कर देते हैं पीएम से। अब फेज मार्जिन होता क्या है, फेज मार्जिन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 5 जीसी। मैंने आपको बताया था गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हम यूज करेंगे फेज मार्जिन के अंदर, उल्टा करते हैं। अब आता है कि सर ये 5 जीसी क्या होता है, तो 5 जीसी इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा पहले तो आप 5 निकालोगे, तो 5 निकालने के लिए आपको क्या करना है, एंगल निकालना पड़ेगा। 5 निकालने के लिए आपको एंगल निकालना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा जी सी। तो यहां पर हमने फेज मार्जिन निकालना था 180 डिग्री प्लस 5 जीसी किया। 5 जीसी होता क्या है, 5 जीसी को आप ऐसे निकालेंगे कि 5 जीसी इज इक्वल्स टू होता है एंगल ऑफ पर्टिकुलर थिंग दिस एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा जीसी। अब ओमेगा जीसी कहां से आएगा, वो निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा आपकी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जो कि होती है मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा जीसी इज इक्वल्स टू 1। सेम क्वेश्चन है पहले के जैसा, मतलब जैसा उसमें किया था। तो जब हमें ओमेगा जीसी निकालना होता है, ओमेगा जीसी निकालना होता है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जो भी क्वेश्चन हमें दिया है उसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसको 1 के इक्वल कर देते हैं और जितना भी जगह ओमेगा लिखा है उसको ओमेगा जीसी से रिप्लेस कर देते हैं और वही आपका गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कुछ भी आंसर आ सकता है उसका, जो भी आंसर आएगा ओमेगा का उसको आप कहां पुट करोगे, इस वाले में पुट करोगे जब मैं एंगल निकाल रहा हूं, क्योंकि ओमेगा आप निकाल चुके हो, ओमेगा जीसी निकाल चुके हो, कुछ भी हो सकता है। 25 आया फॉर एग्जांपल, तो यहां पर हर जगह ओमेगा की जगह 25 पुट करोगे तो इसका भी कुछ आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो एंगल होगा और उस एंगल को आप यहां लगा देंगे 180 प्लस 5 जीसी के अंदर। तो जैसे ही आप यहां पुट करेंगे तो आपको फेज मार्जिन आपका यहां पर मिल जाता है। सिमिलरली जब गेन मार्जिन मैंने आपको बताया, वापस से रिपीट कर देता हूं, चलो सारी चीजें रिपीट कर देता हूं यहां से शुरू से बोर्ड प्लॉट के बारे में, क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो सकता है। बोर्ड प्लॉट थोड़ा बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले मैंने इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करा 1+st की फॉर्मेट में। देन मैंने हर s को j ओमेगा से रिप्लेस करा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या करा, सारी की सारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज निकाल ली, ठीक है। उसके बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा दिया। देन स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी को हमेशा 0.1 लेके चलेंगे, बस ये एक याद करने वाला पॉइंट है, ठीक है, कि हमेशा लेना ही लेना है, 0.1 ही लेना है। देन हम प्लॉट करेंगे फेज ये मैग्नीट्यूड प्लॉट, देन फेज प्लॉट, इनको करेंगे, प्लॉट करेंगे। इनको प्लॉट करने से हमें पता चलता है कि सिस्टम स्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये कैसे पता चलेगा, अगर आपका ओमेगा पीसी बड़ा है तो स्टेबल है, छोटा है तो अनस्टेबल है, इक्वल है तो मार्जिनली स्टेबल है। और ये होते क्या है, ओमेगा जीसी आपको मिलता है जब मैग्नीट्यूड वाली लाइन, मतलब जो भी बोर्ड प्लॉट है वो मैग्नीट्यूड को 0 dB पे कट करता है, और ओमेगा पीसी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिलती है जब -180 डिग्री पे आपका फेज प्लॉट कट करता है। तो ये इससे पता चलता है कि सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है। लास्ट
गेन मार्जिन कैसे निकालते हैं, ये बड़ा फॉर्मूला है कि गेन मार्जिन निकालते हैं आप मैग्नीट्यूड से, पहले मैग्नीट्यूड ले लेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, एक्स आएगा, उस एक्स को 20 लॉग के अंदर डालेंगे, डीबी के अंदर निकलेगा। और निकालना कैसे है ये गेन मार्जिन, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे, फेज बताता है एंगल निकालना, तो ये एंगल आप निकालेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीसी पे इज इक्वल टू -180 डिग्री करके। सिमिलरली जब फेज मार्जिन की बात करता हूं तो 180 प्लस 5GC होता है, 5GC मतलब एंगल, एंगल निकाल लिया एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीसी। अब ओमेगा जीसी क्या है, ओमेगा जीसी है आपका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बोर्ड प्लॉट। ये एग्जांपल है आपके सामने, जीएस दिया हुआ है, ये जीएस एचएस ही है क्योंकि ओपन लूप है, हो सकता है यहां पर एचएस की वैल्यू क्या हो 1 हो, तो ये हो इस तरीके से हो गया जीएस एचएस। नहीं दिया हुआ है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जीएस ही जीएस एचएस होता है, मे बी एचएस क्या होगा 1 होगा, नेगेटिव फीडबैक भी तो होता है। ठीक है, एचएस की वैल्यू 1 होती है जनरली, मतलब हम यूनिटी फीडबैक ही लेकर के चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि सबसे पहले आप इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मेट में चेक कर लीजिए है कि नहीं, 1 प्लस एस टी ये तो है, 1 प्लस एस टी ये भी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। सेकंड मैंने आपको बताया था कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसके लिए तो देखो जहां पर एस नहीं लगा हुआ, जैसे न्यूमरेटर पार्ट में कोई भी एस नहीं है तो यहां पर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, एस ओनली सिंगल एस है, इसकी भी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, मतलब होती है लेकिन बोर्ड प्लॉट में हम 0.1 से स्टार्ट करते हैं ना, 0 से स्टार्ट नहीं करते, तो हमें पहले का मतलब नहीं होता है। तो यहां से हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ये एस के साथ मल्टीप्लाई क्या है 1। ठीक है, 1 जो है ये आपका है टी, 1 प्लस एस टी की फॉर्मेट में टी 1 है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी 1 ही हो जाएगी, 1/1 तो 1 ही होता है ना, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई ये हो गई 1। सिमिलरली यहां पर आते हैं, इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये आप ऐसे डिनोट कर लो ओमेगा 1 से, इसको कर लो ओमेगा 2 से, तो इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 प्लस एस टी, टी क्या है यहां पर सेकेंड वाले पार्ट में, टी इज इक्वल्स टू 0.5, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/0.5, और 1/0.5 क्या होता है 10/5, दैट मीन्स 2। तो यहां पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई ये क्या हो गई 2। ठीक है, अब बोर्ड प्लॉट जब बनाते हैं, नेक्स्ट पे ले लेता हूं। ठीक है, बोर्ड प्लॉट जब बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, एक एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको एक्स से नहीं करके मैं ओमेगा से कर देता हूं, चलिए ओमेगा, और ये जो एक्सिस रहता है दैट इज 20 लॉग GSHS या GJ ओमेगा HJ ओमेगा। ठीक है, अब वापस चलते हैं, लास्ट क्लास को थोड़ा सा ध्यान करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था, तो स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड जब भी आप निकालते हो, स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड, इसका फॉर्मूला होता है 20 log k प्लस 20n। ठीक है, जहां पर k क्या है, k ये वाला पार्ट होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 20, अच्छा ये 10 के बेस पे रहता है, ध्यान रखना, 20 log 50 प्लस 20 इंटू एन, एन की वैल्यू तो 1 ही है तो ये 1 ही रह जाएगा। ठीक है, और 20 log 50 प्लस 20 इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आता है आपका 53.9 डेसिबल, या फिर आप इसको 54 dB भी बोल सकते हैं। तो ये आपका स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड को सपोज मैं यहां ले लेता हूं, क्योंकि इस तरफ तो कोई एक्सेस है ही नहीं ना किस तरीके से चलना है, तो मैंने ये ले लिया 24 dB। अब आपको पता ये होना चाहिए कि ये जो बोर्ड प्लॉट है स्टार्ट कहां से होता है, 0.1 से स्टार्ट होता है, तो ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज 0.1। ठीक है, और दो आपको पोल्स मिले थे, या ऐसा बोल सकते हैं दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज मिली थी, एक 1 और एक 2, दोनों ही पोल थे, तो क्रॉस से डिनोट करेंगे, अगर 0 होता है तो सर्किल से करते हैं। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है 1 और यहां पर मैंने ले लिया है 2, ये दो मैंने कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज ले लिए। अब बात ये होती है कि मैंने आपको कल कुछ बातें बताई थी कि किस तरीके से हम स्लोप्स को लेते हैं, किस तरीके से मैग्नीट्यूड्स को निकालते हैं, उसको निकालते हुए बोर्ड प्लॉट को बनाते हुए चलेंगे। तो मैंने ये देखा कि 50 के बाद अपॉन में क्या है S, ये S क्या है, पोल है, सिंगल पोल है। तो जब भी सिंगल पोल होता है तो इस पर्टिकुलर बोर्ड प्लॉट का जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाता है -20 dB पर डिकेड। अगर ये 2 होते S² होता तो -40 होता। अगर ये नीचे होता ही नहीं, अगर ये नीचे S होता ही नहीं, इस तरीके से ऊपर हो जाता तो +20 हो जाता। अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिंगल S ना होता, 50/1 + S और 1 + 0.5S होता, तो आपका स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड जो है उसमें स्ट्रेट मतलब स्लोप ना आता। स्लोप क्या होता है, इस तरीके से स्लोप आएगा। अब ये स्लोप आएगा, ये स्लोप की जो वैल्यू है दैट इज -20 dB पर
डिकेड। अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ एस नहीं होता तो आपका स्लोप ना आता और स्ट्रेट लाइन से चलता, मतलब ये 0 से लेकर के आगे तक स्ट्रेट लाइन से ही चलता रहता। अब आपको इतना समझ में आ गया कि ये 0 से लेकर के 1 तक तो कुछ इस तरीके से ही चलेगा, कुछ इस तरीके से चलेगा। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि ये 1 पे मैग्नीट्यूड ऊपर रहने वाला है या इसको कट कर जाने वाला है या नीचे चले जाने वाला है। तो इसको निकालने के लिए, ये मैंने आपको बना के तो दिखा दिया, अभी बना नहीं सकते हो आप। अभी सिर्फ आप इतना डिसाइड कर सकते हो कि इसका स्लोप -20 होने वाला है। अब ये स्लोप जो है -20 आ गया और ये 54 हो गया। अब आपको 1 पे मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए ना कि 1 पे मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने आपको बताया था m2 = m1 प्लस स्लोप इन dB पर डिकेड इंटू log 10 के बेस पर ω2/ω1। तो पहला स्लोप क्या है, इनिशियल स्लोप इनिशियल मैग्नीट्यूड क्या है 54 dB। तो मैंने यहां इनिशियल लिख दिया 54। स्लोप क्या है -20, लॉग की जगह लॉग लिखेंगे ω2/ω1। ω2 जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, 1 के लिए निकालना चाह रहे हैं, और ω1 आपका 0.1 है, स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड 0.1 पे होता है। तो ये हो जाएगा 1/0.1। 0.1 ऊपर जाकर के log 10 बनेगा, log 10 के बेस पे 10 1 ही होता है। तो 54 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 34 dB। ये आपका मैग्नीट्यूड नंबर 2 फॉर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 पे जो मैग्नीट्यूड रहा आपका 34 हो गया। तो थोड़ा सा मैं इसको वापस से सही करके लिख देता हूं। ये मेरे पास रहने वाला है, ठीक है, स्लोप इसका आ गया -20, ठीक है, और ये जो वैल्यू निकल करके आई है दैट इज 34 dB और स्लोप है इसका -20 dB पर डिकेड, ठीक है। 1 के बाद अब 2 तक चलते हैं, 1 के बाद से अब 2 तक चलते हैं, 1 तक पहुंच गए, ठीक है। अब इसको भी कैलकुलेट कर लो। 1 तक चलने के लिए आपने सिर्फ इसको कैलकुलेट करा था, इसलिए स्लोप क्या आ रहा था -20 आ रहा था। अब आप 1 पर पहुंच गए 1 से 2 पे जाना है। अब कौन कैलकुलेट हो जाएगा, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, ये भी नीचे ही है, ये भी डिनोमिनेटर में ही है। तो पहले -20 का स्लोप चल रहा था, अब एक और पोल आ गया वो भी डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा -20 और -20 मतलब -40। अब जो स्लोप आपका आएगा, इस कलर से ले लेते हैं, अब जो स्लोप आपका आएगा, अच्छा स्लोप से क्या होता है, ये क्या है मेरे पास थोड़ा कम स्पेस है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं। जैसे -20 का स्लोप ये है ना, तो -40 का थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा, -60 का थोड़ा और इस तरीके से, मतलब झुकता हुआ चला जाएगा। तो यहां पर मैं ये मत समझना कि झुकता हुआ नहीं बना रहा हूं, ऐसा मान लेना, क्योंकि मेरे को ये 2 पॉइंट मैंने बहुत ज्यादा दूर ले लिया है तो मेरे को इस तरीके से ही बनाना पड़ रहा है। तो ये झुकता हुआ ही है एक तरीके से, ठीक है। ये इसका स्लोप क्या हो गया -40 dB पर डिकेड। क्यों हुआ -40, क्योंकि अब नीचे क्या आ गए, 2 पोल आ गए, एक नहीं है 2 पोल है, एक तो S वाला था और एक 1 + S वाला था, ठीक है। अब यहां पर फिर वापस से वही मैग्नीट्यूड चाहिए, तो चलो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं। अब इस टाइम पे सेकंड मैग्नीट्यूड m2 हो जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा m1। पहला मैग्नीट्यूड क्या है, इस पॉइंट का पहला मैग्नीट्यूड तो यही वाला मानोगे ना, 34 मानोगे। तो मैंने ये ले लिया 34 प्लस स्लोप तो अब -40 है, लॉग की जगह लॉग आएगा ω2/ω1। ω2 अब किसके लिए निकाल रहे हो आप, 2 के लिए, पहला क्या था 1, तो क्या हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा 2/1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे m2 को कैलसी में करके देखना, आंसर आ जाएगा। ये log बेस 10 है, कंफ्यूज नहीं होना है। log बेस 10 पे पहले 2 की वैल्यू निकालेंगे, उसको -40 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 34 को प्लस कर देंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो m2 = आपके पास हो जाएगा 22 डेसिबल dB, ठीक है। तो मैं चलता हूँ वापस और यहां पर इस लाइन को कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूँ 22 dB, ठीक है। आगे चलते हैं, बोर्ड प्लॉट अभी खत्म थोड़ी हुआ, आगे चलते हैं। अब हम 1 तक पहुंच चुके हैं, मतलब 1 इसको कैलकुलेट कर लिया मैंने, 1 से 2 पे पहुंच गया। अब 2 से भी आगे चलना है, तो इस 2 को भी कैलकुलेट कर लो, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2, ये भी नीचे ही है, ये भी डिनोमिनेटर में ही है। तो स्लोप 20 20 20 मतलब 60। अब की बार स्लोप आपका क्या हो गया -60। इसको मैं ले लेता हूं इस कलर से, इसका स्लोप है -60 dB पर डिकेड। अब बात आती है कि अच्छा अब तो मैग्नीट्यूड निकालने की नीड ही नहीं, अब तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कट किस पे करेगा। ये जो 0 dB वाली लाइन है आपकी, ये तो 0 dB है ना, ये सब मैग्नीट्यूड है, इस पे 20 log GH चल रहा है, तो इस पे कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आ रहा है, लाइक 54 आ रहा है, 34 आ रहा है, 22 आ रहा है, लेकिन ये तो 0 वाली है, इस पे तो कुछ होगा नहीं, तो ये कहीं ना कहीं तो जाकर के इसको कट करेगी।
और जहां ये कट करेगी वही तो है आपकी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीसी, जिसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमने ये निकाल लिया और ओमेगा पीसी निकाल लिया तो कंपेयर करके बता देंगे स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है। यही करना है बोडे प्लॉट के अंदर, ठीक है। तो अब मुझे ये निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना है, जो भी आपका जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा है उसका मैं निकालूंगा मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को निकाल के कर दूंगा इक्वल टू 1। ये आपकी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको अभी जस्ट कुछ स्लाइड में पहले बताया कि ओमेगा जीसी आप किस तरीके से निकालते हैं, है ना। तो जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड निकाल के उसको 1 के इक्वल कर दूंगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? 50/s 1 + s 1 + 0.5s। ये है आपका क्वेश्चन 50/s 1 + s 1 + 0.5s। आप इस पूरे का मैग्नीट्यूड निकालें। 50 का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में जब आप निकालते हैं तो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट का अंडर रूट स्क्वायर करके आता है, तो वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर ओमेगा की जगह ओमेगा ही आ जाएगा। यहाँ पर 1 + 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 0.5 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इक्वल्स टू 1 कर देंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। आप इसको करके देखना, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर डालता हूँ। तो ओमेगा पीसी ओमेगा जीसी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपकी आ जाएगी 4.42 और आप इसको नियर अबाउट 4.45 रेडियन पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जो ओमेगा जीसी मेरा आया गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, इस पॉइंट पे यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है ये है 4.42 या 45, ये आपका हो गया ओमेगा जीसी। यहां से मुझे पता चल गया गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज 4.45। अब चलते हैं फेज प्लॉट के लिए। मैंने इसके लिए जगह छोड़ी हुई थी, फेज प्लॉट भी तो बनाना था इसी में, जब भी तो कंपेयर करूंगा उसको। जो ऊपर वाला नीचे वाला जो डायग्राम बनेगा -180 डिग्री को कट करेगा तो पता चलेगा ना किस तरीके से आने वाला है। तो यहां पर ये भी ओमेगा हो जाएगा, और यहां पर जो अब ये चीज चलेगी दैट इज एंगल ऑफ GSHS या फिर एंगल ऑफ GH या फिर एंगल ऑफ GJ ओमेगा HJ ओमेगा, आप जिससे भी रिप्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए वापस क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा हमें। ये क्वेश्चन मैंने यहां लिख ही लिया था। ये क्वेश्चन है हमारा, यहां से एंगल निकालने की कोशिश करते हैं, फेज निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ऊपर से मैग्नीट्यूड निकालते हैं 50 का, तो जनरली मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि a + आयोटा b का अगर आपको, या a + j b आयोटा b एक ही बात होती है, उसका जब आपको एंगल निकालना होता है तो एंगल होता है tan इनवर्स b/a, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। अंतर क्या है, मतलब ध्यान क्या रखना है, जो न्यूमरेटर पार्ट है ना उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब सॉरी एंगल जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा नेगेटिव रहेगा। तो अगर मैं ऊपर वाले से बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ b इज नथिंग बट 0/50 माइनस s। अच्छा, हर s को j ओमेगा से रिप्लेस कर चुके हैं हम, ध्यान रखना ये j ओमेगा है आपका, ये 1 + j ओमेगा है, जब भी तो आपको पता चलेगा, बोलोगे नहीं तो j का है, और ये है 1 + में 0.5 j ओमेगा, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है। ये मैंने 0/50 बना दिया, माइनस tan इनवर्स ऑफ b/a, तो b हो गया ओमेगा और a हो गया आपका 0। इस वाले के लिए निकाल रहा हूं मैं, s के लिए, वो पहले ऊपर का था फिर माइनस लगा के नीचे का। फिर नेक्स्ट टर्म 1 + s के लिए ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ s पे है आपका ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, और एक और बचा है आपका, उसको भी यूज कर लेते हैं, माइनस tan इनवर्स ऑफ 0.5 ओमेगा डिवाइडेड बाय 1। इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में लेकर के सॉल्व कर रहा हूं। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू, ये है पहला tan इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स 0 पे ही होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 0 माइनस, नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स ओमेगा बाई 0, tan इनवर्स ओमेगा बाई 0 इज इन्फिनिटी, एंड tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है 90 डिग्री पे, तो माइनस का माइनस रहेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 90 डिग्री, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 1, इसको आप एज इट इज रखेंगे, tan इनवर्स ओमेगा, एंड लास्ट वन इज tan इनवर्स 0.5 ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0.5 ओमेगा, ठीक है। तो ये फाइनल आपका एंगल आया जिससे आप फेज प्लॉट को डिफाइन करेंगे। अब फेज प्लॉट को बनाने के लिए ना आपको एक क्या करना पड़ेगा, यहां पे कुछ वैल्यूज लेनी पड़ेगी कि ओमेगा की मैं क्या वैल्यू रखूं, ठीक है। तो मेरे फाई की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो ओमेगा सबसे पहले 0.1 रख के देखेंगे अपन, और हमारे पास बोर्ड प्लॉट में क्या क्या फ्रीक्वेंसीज थी उसको भी देख लेते हैं। एक तो 0.1 रख लेते हैं,
एक 1 रख लेते हैं, एक 2 रख लेते हैं और एक इनके बीच में मिड वाली कोई वैल्यूज रख लेते हैं। तो 0.5 1.5 ले लेता हूं और 0.5 ले लेता हूं, 2-3 वैल्यूज ले लेता हूं। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहां पर ये सारी वैल्यूज लिख दी हैं आपके लिए, आप चाहें तो इसकी इक्वेशन में पुट करें और आंसर निकाल के देखें। लाइक एक बता देता हूं, जैसे ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करूंगी, ये tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो -90 आ गया। तो यहां पर जब आप ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो वैल्यू आ जाती है -90 डिग्री। अच्छा, ये 0 है कहां, बोर्ड प्लॉट के बाद है या पहले है? बोर्ड प्लॉट के पहले है, क्योंकि बोर्ड प्लॉट के बाद जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी वो तो 0.1 है, तो 0 उससे पहले हुआ। तो इसका मतलब जो मैंने बोर्ड प्लॉट में ये लाइन बनाई है, हर बोर्ड प्लॉट में ये लाइन, इस लाइन की वैल्यू हमेशा अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि ये 0 वाली ही लाइन रहेगी, ठीक है? इस लाइन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। या फिर एक आप काम कर सकते हैं कि इस लाइन को हमेशा आप -180 डिग्री मान करके चले, -180 डिग्री, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते रहें जो भी आपके आंसर्स आए हैं। तो सबसे पहला आंसर आपका क्या था, 0 पे। 0 पे जब आपकी फ्रीक्वेंसी पहले थी, मतलब इससे जस्ट पहले, यहां पर जो आपका एंगल चल रहा था, ये चल रहा था -90 डिग्री। क्या चल रहा था? -90 डिग्री। ये मैंने -90 डिग्री बना दिया, 0 पे था, ठीक है? उसके बाद ये -180 डिग्री की लाइन बना दी। इसको जब भी आपकी ये फेज प्लॉट क्रॉस कर जाएगा तो वो ओमेगा पीसी कहला जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा लेंगे किधर है और स्टेबल है या अनस्टेबल है। चलिए इसी तरीके से आगे चलते हैं। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। 0.1 पे है 98 माइनस में, ठीक है? 90 के नीचे 98.6, 0.1 पे 98.6। तो 0.1, ये तो 90 था, ये 0.1 हो गया यहां पे, ये हो गया आपका 98.6 डिग्रीज। कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है? अब बात आती है कि भाई साहब मुझे तो स्लोप क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड चाहिए नेक्स्ट वाला, कैसे निकालेंगे? या तो मैंने डायरेक्टली निकाल लिया, अगर आपको अलग से निकालना है तो भी सेम फॉर्मूला है, वो भी बता देता हूं। जैसे अब आपको 1 पे मैग्नीट्यूड चाहिए, 0.1 का मैग्नीट्यूड 98.6 आपको पता चल गया। अब आपको फेज चाहिए, एंगल चाहिए कि क्या होगा यहां पर। दूसरा फॉर्मूला जो है वही सेम जैसे मैग्नीट्यूड का लगाया था, φ2 इज इक्वल्स टू φ1 प्लस स्लोप, जो भी इसका स्लोप रहने वाला है, एंड इनटू लॉग ऑफ ω2 बाय ω1, इस तरीके से। अच्छा, स्लोप के लिए ध्यान देंगे, अगर आपका पोल है, ठीक है, पोल है तो 45 डिग्रीज माइनस में रहेगा, और जीरोज है तो 45 डिग्रीज प्लस में रहेगा, ठीक है? ये स्लोप रहता है इसका, ठीक है? आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला भी आप यहां पर लगा सकते हैं, जहां पर आपका φ2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और φ1 की वैल्यू आपको मिल गई है 98.60 डिग्रीज के ऊपर। यहां पर आप प्लस में इसका स्लोप डालेंगे, लॉग की वैल्यू डालेंगे, ω2 बाय ω1। ω2 अगर 1 ले रहे हो और ये 0.1 ले रहे हो तो यहां पर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है? इस तरीके से मैं इस ग्राफ को आगे से आगे बनाता रहूंगा। आगे चलते हैं। तो अब मेरे को ये 98.6 मिला, किस पे? 0.1 पे। ये वाली वैल्यू आपकी 0.1 थी, ये वाली वैल्यू आपकी 0.1 थी। 0.1 पे आपको 98.6 मिला। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है चेक कर लेते हैं, जो भी मैंने यहां निकाली हुई है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मेरी है 0.5। 0.5 पे है -130.6, -130.6 0.5 के ऊपर। तो 0.5 लगभग यहां होने वाला है, इस तरीके से। ये 0.5 यहां से इस तरीके से आएगा, और यहां पर जो ये वैल्यू आएगी, ये आएगी -130.6 डिग्रीज। इसी तरीके से पूरा ड्रॉ करेंगे जो भी मैंने वैल्यूज निकाली है। उसके बाद 1 पे आ गया -161। ये 1 तक पहुंचते पहुंचते तक यहां पे जो फेज रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है -161.6 डिग्रीज। इसी तरीके से मैंने 1.4 पे बनाया, जो -180 डिग्री आया एग्जैक्टली, मतलब ये क्रॉस कर रहा है 1.4 पे। तो ये 1.4 पे लगभग मैं मान लेता हूं यहां पर, ये है 1.4, ये इसको क्रॉस करेगा। ये वाली लाइन आपकी -180 डिग्री वाली है, और यही आपकी क्या हो गई, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीसी। आगे 2 पर चलते हैं। 2 पे क्या वैल्यू आने वाली है वो भी देख लेते हैं। 2 पे ये वैल्यू आ रही है -198, मतलब और नीचे जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में, यहां पर ये 2 के ऊपर है, तो ये वाली वैल्यू लगभग इधर ला करके जब मैं इसको लिखूंगा, ये हो जाएगा -198.6 था शायद, या जो भी था, डिग्रीज। तो बेसिकली मेरा मतलब ये था कि बोर्ड प्लॉट से जब भी आपने इसको पूरा डिजाइन कर दिया तो आपने ये देखा कि ये जो वैल्यू निकली है 4.45, ये एक ऐसी वैल्यू है जिसपे मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB को कट कर रहा है, और ये वाली जो वैल्यू निकली 1.4, ये एक ऐसी वैल्यू है जिसपे फेज प्लॉट
-180 डिग्री को जीरो पे फेज प्लॉट -180 डिग्री वाली लाइन को कट कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, 1.4 आपका फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, और मैंने आपको बताया था अगर आपकी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कम हो गई ओमेगा जीसी से तो आपका सिस्टम इज अनस्टेबल। ओमेगा पीसी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, कम है। तो इसीलिए फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से मैं बोल सकता हूं कि ये पर्टिकुलर सिस्टम मेरा क्या हो गया, अनस्टेबल सिस्टम हो गया। तो ये था ऑल अबाउट बोर्ड प्लॉट, किस तरीके से इसके कंस्ट्रक्शंस रूल हैं, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, किस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाता है, ड्रॉ करने के बाद किस तरीके से दो फ्रीक्वेंसीज गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज एंड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज निकाली जाती हैं, और उनके बेसिस पे मैं ये बताता हूं कि ये मेरा सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है और मार्जिनली स्टेबल है। और बोर्ड प्लॉट में हमें सिर्फ यही बताना है कि सिस्टम इज अनस्टेबल, स्टेबल और मार्जिनली स्टेबल। सो दिस इज ऑल अबाउट बोर्ड प्लॉट। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।